वक्फ बोर्ड बिल आजकल बहुत ही चर्चा में है और साथ में ही इससे जुड़े मिस इन्फॉर्मेशंस भी। तो हमने सोचा कि क्यों ना वक्फ बोर्ड पर एक वीडियो लाया जाए जिसमें हम आपको बहुत ही आसान भाषा में ये समझा दे कि वक्फ बोर्ड आखिर है क्या और इनके पास ऐसी कौन सी पावर है जिसकी वजह से सरकार को इसमें बदलाव लाने की जरूरत आ गई। वक्फ का एक बहुत ही सीधा सा मतलब है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो डोनेट कर दी गई है रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए। अब आप मान के चलिए कि कोई एक मुस्लिम बंदा है और उसको अपनी प्रॉपर्टी डोनेट करनी है तो सीधा वक्फ के पास चला जाएगा अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट करने के लिए। भारत में अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि एक ही सिंगल वक्फ काम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में टोटल 30 वक्फ बोर्ड के ऑफिसेज हैं, मतलब 30 वक्फ बोर्ड्स है। तो जो भी बंदा जिस भी स्टेट में होता है वो उस स्टेट की वक्फ बोर्ड के पास जाकर अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट कर सकता है और इसके बाद बोर्ड इस प्रॉपर्टी को मैनेज करती है और ध्यान रखती है कि किसी भी गलत पर्पस के लिए इस प्रॉपर्टी को यूज ना किया जाए। और यही मेन पर्पस था वक्फ बोर्ड को बनाने का। अब सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड इतना पावरफुल क्यों है। तो आप में से कई लोगों को यह पता होगा कि वक्फ बोर्ड भारत में थर्ड सबसे बड़ी लैंड होल्डर है, मतलब डिफेंस और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास भारत में है तो वो है वक्फ बोर्ड। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? तो देखिए, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ और पाकिस्तान बना तो भारत में रह रहे जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान में जो हिंदूज रह रहे थे वो इंडिया आ गए। लेकिन जो पाकिस्तान के हिंदूज इंडिया आए थे उनकी जो प्रॉपर्टी पाकिस्तान में थी वो वहीं के लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, जबकि इंडिया में जो मुस्लिम्स थे जो कि पाकिस्तान चले गए थे उनकी जो इंडिया में प्रॉपर्टी रह गई थी उसको वक्फ ने क्लेम कर लिया। उन्होंने कहा कि ये डोनेटेड प्रॉपर्टी है। लेकिन चलिए फिर मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी इनके पास चली गई, तो इसमें ये पावरफुल कैसे हुए? तो देखिए, 1954 में जब वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया गया तो उस एक्ट में ये कह दिया गया था कि एक बार जब वक्फ किसी प्रॉपर्टी को अक्वायर कर लेगी तो उसके एक्विजिशन को भारत के किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो कि आपका एक घर है और किसी बंदे ने वक्फ बोर्ड को जाकर ये कह दिया कि आपका जहां पर घर है उस घर के नीचे बहुत पहले कभी कब्रिस्तान हुआ करता था। तो वक्फ वहां आएगी और एक छोटा सा सर्वे करेगी और फिर उस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देंगे और उस दिन से वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं बोर्ड की हो जाएगी और इस बात को आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं। इस एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए थे, लेकिन जो मेजर अमेंडमेंट्स थे वो था 1995 एंड 2013 का, जिसमें कि 1995 में ये बोला गया था कि वक्फ के अंदर एक ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा जो कि इनके डिस्प्यूट सॉल्व करेगा। मतलब जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि जब वक्फ आपकी प्रॉपर्टी क्लेम कर लेगी तो आप अपने केस को उस ट्रिब्यूनल में लेके जा सकते हैं और वहां उनको चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन इसका ना एक प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि ट्रिब्यूनल ने जो भी फैसला सुना दिया उसको आप किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते थे। इसमें एक दूसरा अमेंडमेंट ये था कि वक्फ जब आपकी प्रॉपर्टी को क्लेम कर लेगी तो ट्रिब्यूनल के अंदर आपको ये बात प्रूव करना पड़ेगा कि आपके घर के नीचे कब्रिस्तान कभी बना ही नहीं था, ना कि वक्फ को ये बात प्रूव करना पड़ेगा कि ये प्रॉपर्टी उनकी कैसे हुई। मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो आपके ऊपर होगा, ना कि वक्फ बोर्ड पे। और 2013 के अमेंडमेंट में ये बता दिया गया कि वक्फ बोर्ड के पास एक अनलिमिटेड पावर है किसी भी प्रॉपर्टी को भारत में क्लेम करने की। और ये सबसे बड़ा एक रीजन है जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड आज भारत में थर्ड लार्जेस्ट लैंड होल्डर है। अब यहाँ पर भारत सरकार क्या चाहती है? तो भारत सरकार चाहती है कि आपको वो राइट मिले कि जब भी वक्फ बोर्ड आपकी प्रॉपर्टी को क्लेम करे तो आप सीधा कोर्ट ऑफ लॉ में जाकर वक्फ बोर्ड को चैलेंज कर सकते हैं और वक्फ बोर्ड को ये प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट में कि ये प्रॉपर्टी उनकी कैसी है। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड में वो विमेन के पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाना चाहते हैं। इसके अलावा टोटल 40 अमेंडमेंट्स है जो कि सरकार इसमें करना चाहती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।